नमस्कार। आज का विषय है सचिवीय कार्य पद्धति और हम पढ़ेंगे अध्याय दूसरा निगमित वित्त के स्रोत। उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे उधार पूंजी अथवा ऋण पूंजी। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ऋणपत्र, जिसे इंग्लिश में डिबेंचर्स कहते हैं। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था पूंजी के प्रकार के आधार पर वित्तीय स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो उसमें दो प्रकार हमने देखे थे, स्व अथवा स्वामित्व पूंजी और दूसरा उधार अथवा ऋण पूंजी। तो स्वामित्व पूंजी के संबंध में हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अंश, संचित लाभ, अंशों के प्रकार, समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ये स्वामित्व पूंजी में हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा जो वित्तीय स्रोत का प्रकार है वह है उधार पूंजी या ऋण पूंजी। उसके अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहला पॉइंट ऋणपत्र। ऋणपत्र जो होते हैं उसका हम लोग पहले अर्थ जान लेंगे, उसके बाद में परिभाषा, उसके बाद उसकी विशेषताएं और उसके बाद हम प्रकार इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो ऋणपत्र जो होते हैं कंपनी के द्वारा लिए गए ऋणों का एक लिखित प्रमाण पत्र होते हैं और वित्तीय ढांचे में इन ऋणपत्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसके आधार पर कंपनी ऋण लेती है और यह ऋण लेने का लिखित प्रमाण पत्र होता है। अब इसकी परिभाषा क्या की जा सकती है? इसकी परिभाषा हम ऐसे कर सकते हैं, ऋणपत्र से आशय कंपनी द्वारा आधिकारिक रूप में जारी किए गए ऋण प्राप्ति के लिखित स्वीकार पत्र से है, जिसमें ब्याज, जमानत तथा ऋणपत्रों के भुगतान से संबंधित शर्तों का उल्लेख होता है। तो इस परिभाषा में जो एक बात यहाँ पर समझने की है, जो वह है आधिकारिक रूप में जारी किए गए। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? ऋणपत्र जो होते हैं इसको कंपनी का जो पार्षद सीमा नियम बनाया जाता है उसके अंतर्गत संचालक मंडल को अधिकार दिए गए हैं कि वह ऋणपत्र निर्गमित करके कंपनी के लिए ऋण हासिल कर सकती है। तो ये संचालक मंडल जो होता है उसके द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों को आधिकारिक रूप में जारी किए गए ऋण पत्र कहा जाता है। यानी कि संचालक मंडल के द्वारा यदि ऋण पत्र जारी किए जाते हैं तो वे वैध कहलाते हैं, लीगल कहलाते हैं। अब ऋण पत्रधारी जो होते हैं ये कौन होते हैं? ये कंपनी के उत्तोलन होते हैं, अर्थात लेनदार होते हैं। और संचालक मंडल के द्वारा ही ये ऋण पत्र निर्गमित किए जा सकते हैं। इसका अधिकार केवल संचालक मंडल को दिया गया है। ऋण होने के कारण इनके लिए कंपनी के पास कई संपत्तियां गिरवी रखी जाती है और सुरक्षा की दृष्टि से तो जो ऋणपत्रधारी या ऋणपत्र खरीदने के इच्छुक जो व्यक्ति होते हैं वे निश्चिंत होकर कंपनी में ऋण के रूप में पैसा लगा सकते हैं। तो यह एक प्रकार से ऋणपत्रधारियों को सुरक्षित बनाता है। तो अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या है। इसकी पहली विशेषता है ऋण का लिखित प्रमाण पत्र। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये ऋणपत्र कंपनी को ऋण देने का एक प्रमाण पत्र होते हैं कि उस ऋण पत्र को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए यह एक लिखित प्रमाण पत्र होता है कि उसने कंपनी में पैसा लगाया है और वह वापस पाने का अधिकारी होता है। तो ऋण का यह एक लिखित प्रमाण पत्र होता है। नंबर 2 है वचन या प्रॉमिस। इसके अंतर्गत कंपनी यह एक वचन होता है जिसमें कंपनी को पैसे ऋण पत्रधारी को समयावधि के समाप्त होने के बाद वापस करने होते हैं और ये ऋण पत्रधारी ने व्यवसाय में पैसा लगाया है, इसका एक वचन होता है ऋण पत्र। नंबर 3 अंकित मूल्य। ऋण पत्रों का एक अंकित मूल्य होता है, जैसे कि अंशों का अंकित मूल्य होता है। यह अंकित मूल्य प्रमाण पत्र पर लिखा हुआ होता है। यह सामान्यतः ऋण पत्रों के लिए 100 या 100 के मल्टीपल्स में होता है या 100 से अधिक भी हो सकता है। तो ये अंकित मूल्य को सममूल्य भी कहते हैं। नंबर 4 है भुगतान की अवधि।
जब कभी ऋण पत्रों की अवधि समाप्त हो जाती है तो उस समय ऋण पत्रों का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन यह समयावधि कैसे निर्धारित होती है? जब कभी कंपनी ऋण पत्र निर्गमित करती है तो उससे संबंधित सारी शर्तें निर्धारित कर दी जाती है। तो उसमें से समयावधि यानी कितने समय के लिए ऋण पत्र कंपनी ले रही है, ऋण ले रही है, तो वह उन वर्षों का उसमें उल्लेख होता है। यह दीर्घकालीन ऋण होता है कंपनी के लिए, इसीलिए यह 3 साल से अधिक अवधि के लिए ये ऋण पत्र होते हैं। तो इसमें भुगतान की अवधि का उल्लेख ऋण पत्रों में होता है। उसके बाद में है नंबर 5 ब्याज दर। ये ऋण पत्रों के ऊपर में एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है कंपनी के द्वारा, और इस दर का निर्धारण ऋण पत्रों के निर्गमन के समय ही हो जाता है। और यह जो ब्याज दर होता है, इस ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो ब्याज दर पहले निर्धारित कर दिया है वही उसी दर से उन ऋण पत्रधारियों को ब्याज दिया जाएगा। उसके पश्चात है नंबर 6 पूंजी वापसी का आश्वासन। ऋण पत्रधारी को कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों का भुगतान करने का आश्वासन दिया जाता है। यानी कि जब कभी कंपनी के पास भुगतान शोधन हेतु पर्याप्त पूंजी होती है, तभी इन ऋण पत्रों का समयावधि समाप्त होने के बाद में इनका भुगतान कर दिया जाता है। तो इसे कहते हैं पूंजी वापसी का आश्वासन। उसी प्रकार से इनको ब्याज प्राप्ति का भी आश्वासन प्राप्त होता है। नंबर 7 है ऋण पत्र के पक्ष। ऋण पत्रों के 3 पक्ष होते हैं। नंबर 1 कंपनी, जो ऋण पत्रधारियों से जिसने ऋण प्राप्त किया है उसे कंपनी कहते हैं। और नंबर 2 विश्वस्त यानी कि ट्रस्ट। ये ऋण पत्रधारियों के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाता है जिसमें ऋण पत्रधारियों के प्रतिनिधि होते हैं, और कंपनी प्रत्येक ऋण पत्र से व्यवहार न करते हुए सारे व्यवहार इस ट्रस्ट के साथ करती है। यदि कंपनी ने इन ऋण पत्रों के लिए संपत्तियां गिरवी रखी है तो इसका पूरा रिकॉर्ड या फिर सारी जो शर्तें होती है ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में, वे सारी शर्तें ट्रस्ट के अंतर्गत तैयार किए गए ट्रस्ट डीड अर्थात संलेख कहा जाता है, जिसे एक समझौता होता है, उसमें इसका उल्लेख होता है और उसके अनुसार सारे व्यवहार ऋण पत्रधारियों के साथ किए जाते हैं। नंबर 3 है ऋण पत्रधारक। तीसरा पक्ष है ऋण पत्रधारक। ऋण पत्रधारक जो वह व्यक्ति होता है जिसने कंपनी में अपनी पैसा लगाया है। तो ये ऋण पत्रधारक जो होते हैं, यह तीसरा पक्ष होता है और ये कंपनी के उत्तमर्ण होते हैं। नंबर 8 है ऋण पत्रधारकों के अधिकार। ऋण पत्रधारकों के अधिकार यहाँ पर उल्लेख करना यह आवश्यक हो जाता है कि ऋण पत्रधारक ये कंपनी के स्वामी नहीं होते हैं, ये कंपनी के ऋणदाता होते हैं, इसीलिए इनको सभा में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। तो ये जो ऋण पत्रधारक होते हैं, इन्हें सिर्फ उनके द्वारा लगाए गए व्यवसाय में पैसे के ऊपर में ब्याज और उसके भुगतान का अधिकार होता है। नंबर ऋण पत्र निर्गमन की शर्तें। निर्गमन की शर्तें यहाँ पर 3 शर्तों का यहाँ उल्लेख किया गया है। पहला है कंपनी जो होती है वह सममूल्य पर, प्रव्याजी पर या फिर अपहार पर ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है। सममूल्य वह मूल्य होता है जो ऋण पत्रों के ऊपर में अंकित होता है या लिखा हुआ होता है, और इस 100 रुपए या 100 रुपए के मल्टीपल्स में यह होता है। तो इस मूल्य को सममूल्य कहते हैं और सममूल्य पर कंपनी ऋण पत्र निर्गमित कर सकती है। जब कभी कंपनी इससे अधिक मूल्य पर निर्गमन करती है तो उसे प्रव्याजी मूल्य कहा जाता है। यानी कि यदि कंपनी 10% प्रव्याजी पर या प्रीमियम पर ऋण पत्र निर्गमित करना चाहती है, 100 रुपए वाला यदि ऋण पत्र है तो वह 110 रुपए में निर्गमित होगा, तो उसे कहेंगे प्रव्याजी मूल्य पर निर्गमन। यानी कि जब कभी कंपनी उसके सममूल्य से अधिक मूल्य पर ऋण पत्र का निर्गमन करती है तो उसे प्रव्याजी पर निर्गमन कहा जाता है।
उसी प्रकार सममूल्य से कम मूल्य पर भी कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है, तो उसे कहते हैं अपहार पर निर्गमन या फिर डिस्काउंट पर निर्गमन कहा जाता है। तो जब किसी कंपनी का रेपुटेशन या प्रतिष्ठा अच्छी नहीं होती है, तो ऐसे समय में कंपनी को मजबूरी में अपने ऋण पत्र उसके सममूल्य से कम मूल्य पर अर्थात डिस्काउंट पर निर्गमन करना पड़ता है। उसके बाद दूसरा निर्गमन की शर्त होती है, मताधिकार वाले ऋण पत्र निर्गमित नहीं किए जाते हैं, यानी कि ऋण पत्र ऐसे नहीं होते जिनके ऊपर मतदान किया जा सके। नंबर 3 होता है ऋण पत्र निर्गमन जो होता है वह संचालक मंडल के द्वारा ही निर्गमित होना चाहिए। ये 3 महत्वपूर्ण निर्गमन की शर्तें हैं। अब आते हैं हम लोग नंबर 10 नंबर की विशेषता है सुरक्षा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऋण पत्रों के निर्गमन के समय कंपनी की कुछ संपत्तियां इन ऋण पत्रों के लिए गिरवी रखी जाती है, तो इस दृष्टि से ऋण पत्र सुरक्षित होते हैं। नंबर 11 सूचीकरण। जब यदि कंपनी ने ऋण पत्र निर्गमित कर दिए एक बार, लेकिन अभी ऋण पत्रधारी अपने ऋण पत्रों को बेचना चाहता है, समयावधि की समाप्त होने के पहले ही यदि ऋण पत्र बेचना चाहता है, तो ऐसे समय में यह ऋण पत्रधारी अपने ऋण पत्र बेच सके, इसके लिए कंपनी को कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज अर्थात अंश विपणी में उसका सूचीयन या लिस्टिंग होना बहुत जरूरी होता है। ये हुई ऋण पत्र की विशेषताएं। अब हम देखेंगे ऋण पत्र के प्रकार। ऋण पत्र के 8 प्रकार होते हैं। जैसा कि हमने पूर्वाधिकार अंशों के पिछले वीडियो में 8 प्रकार देखे थे, उसी तरह से ऋण पत्र के भी 8 प्रकार हैं, लेकिन इसमें कुछ नाम जो है पूर्वाधिकार अंशों की तरह ही है, इसीलिए हमें यहाँ पर ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करना चाहिए। तो पहला है सुरक्षित ऋण पत्र। सुरक्षित ऋण पत्रों को सिक्योर डिबेंचर्स कहा जाता है। तो ये सुरक्षित ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनके लिए कंपनी ने अपनी संपत्तियां गिरवी रखी हुई है। जब कभी कंपनी इन ऋण पत्रों का भुगतान नहीं कर पाती है, तो इन संपत्तियों को बेचकर इनमें से इसकी राशि में से इन ऋण पत्रों का भुगतान किया जाता है। नंबर 2 है असुरक्षित ऋण पत्र, जिसे अनसिक्योर डिबेंचर्स कहा जाता है। असुरक्षित ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनके लिए कंपनी के द्वारा कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखी गई है या जमानत के रूप में संपत्ति नहीं रखी गई है। नंबर 3 है पंजीकृत ऋण पत्र, जिसे रजिस्टर्ड डिबेंचर्स भी कहा जाता है। ऐसे ऋण पत्रों का रिकॉर्ड पूरा कंपनी के पास होता है और उसके ऋण पत्र के प्रमाण पत्र पर भी उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है जिसने वह ऋण पत्र खरीदे हैं, और जिससे जब कभी यह ऋण पत्रधारी अपने ऋण पत्र किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करना चाहता है, तो यह अंतर नियमों में दी गई प्रोसीजर के अनुसार यह अपने ऋण पत्र किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है या विक्रय कर सकता है। ये हो गया रजिस्टर्ड, इसीलिए इसको रजिस्टर्ड या पंजीकृत ऋण पत्र कहते हैं, और इसके लिए कंपनी के पास एक पुस्तक रखी जाती है जिसमें कि उस ऋण पत्रधारी का नाम, पता इत्यादि डिटेल्स होते हैं। नंबर 4 है वाहक ऋण पत्र, जिसे बेयरर डिबेंचर्स भी कहा जाता है। वाहक ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिसके प्रमाण पत्र पर उसके धारक का नाम लिखा हुआ नहीं होता है। जिस व्यक्ति के पास यह ऋण पत्र होता है वही उसका स्वामी होता है। यह बेयरर चेक की तरह होता है। यदि आपका बेयरर चेक या यह बेयरर ऋण पत्र या वाहक ऋण पत्र हो जाता है, तो वह जिस व्यक्ति को मिलता है वही उसका स्वामी हो जाता है। इन ऋण पत्रों के प्रमाण पत्रों के साथ ब्याज के लिए कूपन लगे होते हैं। जब कभी कंपनी इसके ऊपर ब्याज की घोषणा करती है और उसकी सूचना वह समाचार पत्रों में देती है, तो समाचार पत्रों में पढ़ने के बाद वाहक ऋण पत्र उसमें अपने वाहक ऋण पत्र उसमें उसके प्रमाण पत्र में जोड़े हुए
कूपन के आधार पर कंपनी से ब्याज प्राप्त कर सकती है। नंबर 5 है शोधनीय या विमोचनशील ऋण पत्र। शोधनीय और विमोचनशील ये तीनों भी नाम इसी ऋण पत्र के हैं। इसका अर्थ होता है जिसका कि विमोचन किया जा सकता है, शोधन किया जा सकता है। ऐसे ऋण पत्र एक निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद ऐसे ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है, तो इसे कहते हैं विमोचनशील ऋण पत्र। इसे इंग्लिश में रिडीमेबल डिबेंचर्स कहा जाता है। नंबर 6 है अशोध्य ऋण पत्र या अशोधनीय या अविमोचनशील ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्रों की राशि का भुगतान समावधि समाप्ति होने के बाद नहीं किया जाता है, तो यानी कि कंपनी के जीवन काल में इनका शोधन नहीं किया जाता है। तो ऐसे अशोधनीय ऋण पत्र जो होते हैं, इसमें आज की परिस्थिति में ऐसे ऋण पत्र निर्गमित नहीं किए जाते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऐसे ऋण पत्रों के निर्गमन पर रोक लगा दी गई है, इसीलिए इसको अशोध्य या अविमोचनशील ऋण पत्र कहा जाता है। नंबर 7 है परिवर्तनीय ऋण पत्र। इन्हें कहते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ये ऐसे ऋण पत्र होते हैं जिनका भी भुगतान न करते हुए इन ऋण पत्रों की राशि का परिवर्तन सामान्य अंशों में कर दिया जाता है, तो इसे कहते हैं परिवर्तनीय ऋण पत्र। नंबर 8 है अपरिवर्तनीय ऋण पत्र, जिसे नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कहा जाता है। तो अपरिवर्तनीय जो ऋण पत्र होते हैं इनका परिवर्तन सामान्य अंशों में नहीं होता है। तो ये 8 प्रकार हो गए ऋण पत्रों के। इन 8 ऋण पत्रों के प्रकार को हमने पढ़ा, उसकी विशेषताएं पढ़ी, उसकी परिभाषा पढ़ी और उसका अर्थ आज हमने देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे सार्वजनिक जमाएं तथा बॉन्ड्स के संबंध में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।